नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम डिस्कस करें राजस्थान का करंट अफेयर अप्रैल मंथ का। एक सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट सेशन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। और नेक्स्ट क्लास में जो भी रिमेनिंग करंट अफेयर होगा राजस्थान का, प्लस जो अब तक हो चुका है, वो सारा अपन एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आज का पहला पॉइंट देख रहे हैं। रिको द्वारा आरएफसी को 50 करोड़ रुपए अंश पूंजी का सहयोग दिया जा रहा है, ठीक है। राज्य की दो संस्थाएं हैं, एक रिको है, एक आरएफसी है, राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन। दोनों संस्थाएं औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए ऋण उपलब्ध कराती हैं, ठीक है। तो यहाँ रिको की बात करें सबसे पहले, तो राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए राज्य की सबसे शीर्ष संस्था यही है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी आपके 28 मार्च 1969 को, ठीक है। और बाद में इसका पुनर्गठन किया गया कब? आपके 1 जनवरी 1980 को। ये दोनों बातें हमें याद रखनी है। रिको की स्थापना 28 मार्च 1969 को हुई, इसका पुनर्गठन किया गया 1 जनवरी 1980 को। एक क्वेश्चन तो अपना यहाँ से बनता है, ठीक है। फिर बात करें, शीर्ष संस्था है, औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए तो ऋण उपलब्ध कराती है, भूमि आवंटित करती है और विभिन्न प्रकार की योजना इसके द्वारा संचालित की जाती है। इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट, जो इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाते हैं, वो भी इस संस्था के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो संस्था है वो मध्यम और जो लघु उद्योग हैं, सॉरी, मध्यम और बृहद उद्योग दोनों के लिए दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराती है। अगली बात करें आरएफसी की, तो आरएफसी की स्थापना कब हुई? आरएससी की स्थापना हुई है आपके 1955 को, ये हमें याद रखना है। आरएफसी की स्थापना कब हुई? 1955 को। ये भी क्या है, आपके जो अति लघु लघु और मध्यम उद्यम है उनके लिए अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराती हैं। दोनों जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि रिको मध्यम और बृहद उद्योगों के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रोवाइड कराती है, जबकि आरएफसी अति लघु लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराती है। तो हाल ही में क्या हुआ है, इस रिको द्वारा आरएफसी को 50 करोड़ रुपए की अंश पूंजी का सहयोग दिया गया है, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि 50 करोड़ रुपए दे दिए या लोन है या उधार दिए हैं, ऐसा नहीं है। एक इन्वेस्टमेंट किया है, रिको ने आरएफसी में इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे उसका थोड़ा बहुत स्वामित्व आएगा, शेयर टाइप का मामला है, ठीक है। तो आगे देखिए, ये पॉइंट हमें याद रखना है, कितने करोड़ रुपए की अंश पूंजी का सहयोग किया गया है, तो राशि है 50 करोड़ रुपए की राशि है, ठीक है। अब बात करते हैं, इससे क्या होगा, जो लघु उद्योग थे उनको आसानी से ऋण उपलब्ध होगा, राज्य में औद्योगिक विकास की गति तीव्र हो जाएगी। कुल मिला के राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करनी है, ठीक है। देख लीजिए, सिंपल है। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, रिको ने राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को 50 करोड़ रुपए की अंश पूंजी का सहयोग की मंजूरी दी है। उद्देश्य देख सकते हैं, राज्य के औद्योगिक विकास को सुदृढ़ करना, आरएफसी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है, एमएसएमई को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, ठीक है। कुल अंश पूंजी का सहयोग है 50 करोड़ रुपए। अब प्रथम चरण में जारी राशि की है 20 करोड़ रुपए की, और यह निर्णय राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2024-25 की संशोधित बजट घोषणा का हिस्सा है। इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये किसका है, बजट का भी पार्ट है। तो यहाँ से 2 पॉइंट, एक तो करंट अफेयर और एक आपका बजट, 2 पॉइंट का क्लियर होते हैं। तो याद रखना है, रिको ने हाल ही में आरएफसी को 50 करोड़ रुपए की अंश पूंजी जारी करने की घोषणा की। चलिए, बजट प्रावधान है इसमें, देखिए 50 करोड़ का, रिको 50 करोड़ सहायता देखा। प्रमुख संस्थाएं देख लीजिए, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन देख चुके हैं, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, 1980 में इसका पुनर्गठन हुआ है। औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और आधारभूत ढांचा तैयार करना इसका काम है। भाई, राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना आपके 1955 में हुई है, और ये उद्योगों विशेषकर एमएसएमई को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, राजस्थान हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है, आरएचएमपी, ठीक है। राजस्थान हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है, नाम से क्लियर है, हाईवेज को डेवलप करने का काम किया जा रहा है। अब देखिए, पहली पॉइंट लाइन इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक ने राजस्थान हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत 2025 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है। सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में राजस्थान हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत ये प्रोजेक्ट किस संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है, किस संस्था की मदद से ये प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है, तो हमें याद रखना है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। कौन सहायता कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की मदद से हमारे हाईवेज को क्या किया जा रहा है, मॉडर्न किया जा रहा है। इतनी सी बात है। राज्य के 14 राजमार्गों का उन्नयन और आधुनिकीकरण, कितने राजमार्ग इंक्लूड किए गए हैं? 14 राजमार्गों को इसमें इंक्लूड किया गया है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु हमने देखा, विश्व बैंक, भारत सरकार, राजस्थान सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय अनुबंध किया जाएगा, एक एमओयू साइन हुआ है, ठीक है। किस किस के बीच? वर्ल्ड बैंक, भारत सरकार और राजस्थान सरकार।
परियोजना का विस्तार, कुल 14 राजमार्गों का विकास किया जाएगा जिनकी लंबाई कितनी है, 926 किलोमीटर की लंबाई है। तो पहला पॉइंट तो यहां से देखिए, अगला विकास का जो मॉडल है वो ईपीसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन की परियोजना है 5, और अगला है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर। ये दो प्रकार के प्रोजेक्ट हैं, एक तो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है और एक ईपीसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। ये अपने लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इस प्रकार ये टोटल कितनी 14 परियोजनाएं इसमें इंक्लूड है। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेहद इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका राजस्थान हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है। इसमें वर्ल्ड बैंक की सहायता से 14 हाईवेज को मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, जिसमें भारत सरकार, राजस्थान सरकार और वर्ल्ड बैंक के मध्य एक क्या अनुबंध साइन किया जाएगा। और इसकी जो लंबाई है, हाईवेज की टोटल लंबाई, 14 हाईवेज की कुल लंबाई है 926 किलोमीटर को इसमें डेवलप किया जाएगा। 926 किलोमीटर, ठीक है। कितना? 14 हाईवेज का 926 किलोमीटर इसको डेवलप करने का प्रावधान किया गया है। और इसके तहत कितनी राशि है? 2025, याद रख सकते हैं, 2025 करोड़ की राशि दी जा रही है, ठीक है। तो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आप मान लीजिए एक आपके औद्योगिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, हाईवेज को डेवलप करना। चलिएगा, तकनीकी नवाचार, रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु आईटीएस, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू किया जाएगा। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू किया जाएगा। सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा। सड़क सुरक्षा और गोल्डन आवर उपचार, सेफ सिस्टम अप्रोच अपनाई जाएगी। दुर्घटना प्रबंधन हेतु इसमें ट्रॉमा केयर सेंटर, जीपीएस युक्त एम्बुलेंस, इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम आईईआरएस, ठीक है, ईआरएस विकसित किए जाएंगे। प्रमुख लक्ष्य क्या? सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि कम होनी चाहिए, लॉजिस्टिक दक्षता और परिवहन व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक बात है। एग्जाम में पूछने का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हमारे सामने यही है कि वर्ल्ड बैंक ने कितने 2025 करोड़ रुपए दिए हैं इसके लिए, 14 हाईवेज को डेवलप करने के लिए। कितनी किलोमीटर लंबाई है? 926 किलोमीटर लंबाई। इसके लिए भारत सरकार, राजस्थान सरकार और वर्ल्ड बैंक के मध्य एक त्रिपक्षीय अनुबंध हुआ है। चलिएगा, अगली बात करते हैं। अनीता चौधरी को मछली नेशनल अवार्ड दिया गया है। याद रखना है, हाल ही में किससे मछली नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है अनीता चौधरी। अनीता चौधरी को वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रतिष्ठित मछली नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाम क्या है? अनीता चौधरी। मछली नेशनल अवार्ड है, किसके क्षेत्र में दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में किया जाता है, उत्कृष्ट कार्य करने हेतु दिया गया है। किसने दिया है? यह पुरस्कार वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार किसने दिया है? वर्ल्ड वाइड फंड और नेचर के लिए, नेचर ये संस्था, इसके द्वारा दिया गया है। कार्य क्षेत्र एवं योगदान की बात करें तो आप देखिए, वर्तमान शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनका पदस्थापन है। झुंझुनू की ये निवासी हैं। वर्ष 2021 से अब तक 500 से अधिक संकटग्रस्त वन्य जीवों की इन्होंने जान बचाई है। 2026 मार्च में पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार का विवरण है, पुरस्कार का नामकरण रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन जो मछली है T16 की स्मृति में किया गया है। और इस मछली को क्या कहा जाता था? क्यून ऑफ रणथंभौर कहा जाता था। पुरस्कार में 50,000 रुपए की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है, ठीक है। तो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि हाल ही में वन्य जीव संरक्षण हेतु मछली पुरस्कार से, मछली नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है अनीता चौधरी। और ये हाल ही में शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनकी नौकरी है, वहां ये सर्विस कर रही है वर्तमान में। इसलिए दिया गया है 500 से अधिक संकटग्रस्त वन्य जीवों की इन्होंने जान बचाई है। और मछली आपको पता है क्यून ऑफ रणथंभौर इसको कहा जाता है। 50,000 रुपए की नगद राशि इसके तहत प्रदान की गई है, ठीक है। चलिए, अगली बात करते हैं। नागदा सामगढ़ रेलखंड पर वंदे भारत ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है। किस रेलखंड पर किया गया है? नागदा सामगढ़। किस पार्ट है ये? वेस्ट सेंट्रल रेलवे के कोटा डिवीजन के अंतर्गत आता है। नागदा कोटा सामगढ़ रेलखंड पर देश की पहली अल्ट्रसॉन्ग प्रणोदन आधारित 16 कार वंदे भारत ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया, ठीक है। ये एक नई टेक्निक है, अल्स्टॉम प्रणोदन। ये मुझे जहां तक याद है ये फ्रांस की टेक्निक है, ठीक है, अल्स्टॉम प्रणोदन। इस टेक्निक का यूज किया गया है किस रेलवे खंड पर किया गया है? नागदा सामगढ़ रेलखंड पर, जो किस डिवीजन में है? वेस्ट सेंट्रल रेलवे के डिवीजन में आता है, जो कि कोटा डिवीजन में इंक्लूड है, ठीक है। 27 अप्रैल 2026 को किया गया है। ट्रेन में अल्स्टॉम की तकनीक का उपयोग किया गया है। निर्माण कहाँ किया गया है? इस रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के सहयोग से इसको तैयार किया गया है। निगरानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ के विशेषज्ञों की देखरेख में इसका परीक्षण किया गया है। तो कोई खास इंपॉर्टेंट बात है नहीं, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात देखिए, प्रारंभिक परीक्षण में इसका मतलब गति की देखा गया कि 60 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के बीच इसका परीक्षण किया गया है, जिसमें हमें एक्सीलरेशन की, ब्रेकिंग सिस्टम की जांच की गई है। और अगले चरण में स्पीड रहेगी आपकी 180 किमी पर आवर की तक जाके हमें परीक्षण करना है। बेसिकली जो बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि हाल ही में अल्स्टॉम तकनीक का उपयोग किया गया है।
वो कहाँ किया गया है? नागदा सांगड़ रेलखंड पर किया गया है, जो आपके वेस्ट सेंट्रल रेलवे के कोटा डिवीजन के अंतर्गत है। ठीक है? ये इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं कि ये अल्स्टॉम टेक्निक क्या है। चलिए, हुड को जयपुर कार्यालय को एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको? हुड को जयपुर कार्यालय को। क्या काम करता है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, नाम से क्लियर है। हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास के क्षेत्र में संस्था काम करती है। जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय को एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहाँ आयोजित हुआ है ये सम्मान समारोह? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। यह सम्मान वित्त वर्ष 2025-26 में राजस्थान में किए गए रिकॉर्ड कार्यों के लिए किया गया है। अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए इस संस्था को हुडको को सम्मानित किया गया है। ठीक है, प्रमुख उपलब्धियां देखो, हुडको द्वारा जयपुर राजस्थान में 21,099 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। सीएसआर का भी योगदान रहा है। राज्य में 3.5 करोड़ की सहायता राशि इसके तहत प्रदान की गई है और पुरस्कार ग्रहण किया है। सुधीर कुमार भटनागर ने यह सम्मान प्राप्त किया गया है। एक बार हमने रीड कर लिया है, इसके अलावा कोई खास इंपॉर्टेंट बात इतनी है नहीं। ठीक है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, लेकिन एक बार देख लिया, अगर पूछी भी जाए तो अपन सॉल्व कर सकते हैं कि हाल ही में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन बिजनेस अवार्ड से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? तो हुडको को सम्मानित किया गया है। चलिए, ये आप मान लीजिए एक एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स है, जहां अगर कोई एग्जाम में पूछा जाता है तो एक बार पढ़ने के बाद अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। हुडको के साथ साथ ये संस्था है आपकी राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन, इसको भी उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। सिविल सेवा दिवस 2026 मनाया गया है। तो बेहद इंपॉर्टेंट बात यही है कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके 21 तारीख को, 21 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। सिविल सर्विसेज डे के अवसर पर 21-22 अप्रैल 2026 को राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। चलो ठीक है, आयोजन स्थान कहाँ है? हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये संस्थान में आपके आयोजन किया गया है। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रशासनिक सेवा हेतु अधिकारियों को मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026 प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026 के विजेता कौन-कौन हैं? इसकी कुछ कैटेगरी है, जैसे सुशासन के क्षेत्र में, गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में, आपके फ्लैगशिप योजनाओं की कैटेगरी में, नवाचार की कैटेगरी में किस-किस को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से एक बार नाम याद रखने की कोशिश करेंगे कि भई प्रशासनिक सेवा हेतु किन अधिकारियों को मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026 प्रदान किया गया है। तो मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026 के विजेता की बात कर रहे हैं। सबसे पहले सुशासन, गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में पहला ही नाम है हमारी मैडम आरती डोगरा, सचिव है ऊर्जा विभाग की, और अगला नाम है सिद्धार्थ महाजन, जेडीए कमिश्नर लगे हुए हैं वर्तमान में। ठीक है, आरती डोगरा कलेक्टर सचिव है ऊर्जा विभाग की, और सिद्धार्थ महाजन जेडीए कमिश्नर। ठीक है, जयपुर में कमिश्नर है जेडीए के। अगली बात करते हैं फ्लैगशिप योजनाओं की कैटेगरी में किसको सम्मानित किया गया है? तो ये है डॉक्टर कुशाल यादव, रोहितास सिंह तोमर और राजीव तोमर, ये राजीव का में लगे हुए हैं। और अगला है नवाचार इनोवेशन के क्षेत्र में, ये है कृष्ण कुणाल, गायत्री राठौड़, और ये है आपके टी बाला मुर्गन, और ये है आपके शिव प्रसाद मदन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है कि गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में किसको सम्मानित किया गया। ये जो पॉइंट है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। सुशासन वाला गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में दो नाम है, आरती डोगरा और सिद्धार्थ महाजन। क्योंकि यहाँ से बात करते हैं तो फिर भी ज़्यादा चांस जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। गुड गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026 गुड गवर्नेंस की कैटेगरी में किसे सम्मानित किया गया है? तो ए, बी, सी, डी दो ऑप्शन दे देगा, ए और बी दोनों इसके आंसर हो जाएंगे, आरती डोगरा और सिद्धार्थ महाजन। ठीक है, चलिए, ये बात हम देख चुके हैं। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, ये बात हमें याद रखनी है। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए सिविल सेवा को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि हाल ही निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवाओं को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा है। क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम हो सकता है, तो हमें पता होना चाहिए 21 अप्रैल 1947 की बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा था क्या? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कुछ 2-3 बातें हैं। 21 अप्रैल को दिवस मनाया जाता है। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा है। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है, मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026, आरती डोगरा सचिव ऊर्जा विभाग, सिद्धार्थ महाजन जेडीए कमिश्नर, इन दो लोगों को इससे सम्मानित किया गया है। चलिएगा, राजस्थान विश्वविद्यालय 7 नई कवक प्रजातियों की खोज हुई है।
तो क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर योगेश जोशी और उनकी टीम ने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज की है। इसके साथ नई कवक की प्रजातियों की खोज की है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इनका नाम है डॉक्टर योगेश जोशी, नाम याद रखना है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा पहला ही कि हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर जो भी प्रोफेसर हैं जिन्होंने 7 नई कवक प्रजातियों की खोज की है, निम्नलिखित में से बताइए कौन है? तो हमें पता होना चाहिए डॉक्टर योगेश जोशी का नाम है। शोध के दौरान नेलांग वैली में लाइके लाइकेनिकोल्स कवकों की 18 प्रजातियों की पहचान की। इन्होंने शोध के दौरान, ये जो वैली है नेलांग वैली उत्तराखंड में स्थित है, इस उत्तराखंड की इस वैली में लाइकेनिकोल्स कवकों की इन्होंने 18 प्रजातियों की पहचान की है और इनमें से 7 प्रजातियां भारत में पहली बार खोजी गई। इसलिए जो क्वेश्चन में दिया गया है वो यही है कि 7 नई कवक प्रजातियों की खोज की है। टोटल 18 प्रजातियों की पहचान की, 18 में से 7 ऐसी थी जो इन्होंने भारत में पहली बार देखी। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? ये लाइकेनिकॉल्स कवक वे कवक हैं जो लाइकेन पर आश्रित रहते हैं। ये विशेष परजीवी होते हैं, मतलब कवक लाइकेन है, कवक और शैवाल पर इनके सहजीवी इस संबंध के साथ ये जीवित रहते हैं। एक इनको खाना प्रोवाइड कराता है, तो इनके लिए दूसरा खाना किस तरह से बनाना है, रक्षा प्रोवाइड कराता है। ठीक है। तो ये क्या माना जाता है? इनको पर्यावरण प्रदूषण का सूचक माना जाता है। ठीक है। लाइकेन का इंपॉर्टेंस ये है, यह खुद जैव विविधता और पर्यावरणीय अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जाती है। पर्यावरणीय अनुसंधान के क्षेत्र में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो लाइकेन है, मैंने बताया अभी कि पर्यावरण प्रदूषण का सूचक है, इनकी कमी हो जाती है। ठीक है। प्रदूषण बढ़ेगा तो इस अध्ययन में हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में सूक्ष्म जीव विविधता की बेहतर समझ विकसित होगी। तो ये तो इतने महत्वपूर्ण है नहीं। क्वेश्चन यहां से बन सकता है लाइकेन से, जो कि साइंस का क्वेश्चन होगा। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो यही है कि हाल ही में राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिन्होंने 7 नई कवक प्रजातियों की खोज की है, निम्नलिखित में से कौन है? तो डॉक्टर योगेश जोशी इनका नाम है। और कहाँ की है ये? नेलांग वैली में खोज की है, ये उत्तराखंड में स्थित है। चलिए, अगला है बर्ड कैडेट्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 की बात हुई है। बर्ड कैडेट्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 खेलकूद जो प्रतियोगिताएं हैं बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। खिलाड़ी का नाम पूछा जाता है, जो विजेता रहा है उसका नाम पूछा जाता है, कहाँ हुई है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो हमें याद रखना है बर्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2026। नाम दे रखा है श्रेयांशी जैन। श्रेयांशी जैन ने फाइट बर्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया और चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया? आपका पंजाका बंजा बर्नजाका बंजा सर्बिया में इसका आयोजन किया है। डायरेक्ट देश का नाम याद रखना है, ये पर्टिकुलर स्थान का नाम है बर्नजाका बंजा। ठीक है, सर्बिया में। ठीक है, क्वेश्चन पहला ये रहा, बर्ड कैडेट्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? सर्बिया में इसका आयोजन हुआ है। यहाँ बेहतरीन प्रदर्शन किसने किया है? श्रेयांशी जैन, जयपुर की 7 वर्षीय खिलाड़ी हैं। इनकी उम्र देखिए, 7 वर्ष की खिलाड़ी हैं। श्रेयांशी ने स्वर्ण पदक जीता है और कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। क्या उपलब्धि रही है? पहली बार देखिए, स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? अंडर 8 बालिका वर्ग की ब्लिट्ज सॉल्विंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। मतलब ये एक प्रतियोगिता होती है, मतलब इसमें अपने को एक बार देखना होगा इसको। ब्लिट्ज सॉल्विंग चैंपियनशिप क्या है? यहाँ इन्होंने देखो, ये रहा, छोटी-छोटी पहेलियाँ दी जाती हैं, इनको बहुत कम समय में अपने को सॉल्व करना होता है। ये क्या है? ब्लिट्ज सॉल्विंग चैंपियनशिप है और इसमें से 12 में से 7 कठिन पहेलियों को इन्होंने सही हल कर दिया। ठीक है? तो ये हमें याद रखना है कि बर्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन सर्बिया में हुआ है। यहाँ बेहतरीन प्रदर्शन किया किसने? श्रेयांशी जैन ने स्वर्ण पदक जीता। इस कौन सी में? ब्लिट्ज सॉल्विंग चैंपियनशिप में 12 में से 7 कठिन पहेलियों का इन्होंने सही हल किया और वहीं कांस्य पदक जीता। रैपिड इवेंट में 11 में से 8 अंक प्राप्त करके इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो स्वर्ण पदक और कांस्य पदक दोनों जीते हैं। नाम है इनका श्रेयांशी जैन। प्रतियोगिता का नाम है बर्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2026। चलिए, अन्य प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो एशियन स्कूल चेस चैंपियनशिप में तीनों प्रारूपों में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में पूछना? क्योंकि इससे पहले एशियन स्कूल चेस चैंपियनशिप हुई है, जहां इन्होंने तीनों प्रारूपों में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं श्रेयांशी जैन। इन्होंने रैपिड उसमें प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, क्लासिकल में रजत पदक और ब्लिट्ज में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में ये ब्लिट्ज में क्या जीत के लाई हैं? ब्लिट्ज में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, थर्ड कैडेट्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 की हमने बात की। अगली बात करते हैं 135वीं अंबेडकर जयंती का राज्य स्तरीय समारोह हाल ही में आयोजन किया गया है। कौन सी 135वीं अंबेडकर जयंती मनाई गई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती का राज्य स्तरीय समारोह मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में भवानी निकेतन परिसर, सीकर रोड, जयपुर पर इसका आयोजन किया गया। तो राज्य स्तरीय प्रोग्राम जो हुआ है वो जयपुर में हुआ है। नॉर्मल बात। ठीक है, आगे चलिए, इंपॉर्टेंट क्या है? समारोह में आयोजित कार्यक्रम क्या किया गया? सबसे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि समाधान साथी
चैटबॉट लॉन्च किया गया है। ठीक है, एक एआई का टूल जिसका नाम है आपका समाधान साथी। समाधान साथी चैटबॉट लॉन्च किया है। ये क्या करेगा? ये सरकारी योजना है, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे छात्रवृत्ति की बात हो, कि जानकारी और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक विशेष एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा सरकारी योजनाओं की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक विशेष एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, वह है, नाम दे देगा, ऑप्शन होगा समाधान साथी एआई चैटबॉट। ठीक है, समाधान साथी चैटबॉट। फिर बात करते हैं, जामडौली में स्थित है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 50 लाख की लागत वाली आधुनिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। 50 लाख से निर्मित एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है, कहां? जामडौली में। और इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में 200 अंबेडकर ई लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की गई है। और जयपुर के मुंडला में अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए आधुनिक आवासीय कोचिंग केंद्र की स्थापना की जाएगी। हाल ही में घोषणा की गई आधुनिक आवासीय कोचिंग केंद्र कहां खोला जाएगा? जयपुर के मुंडला में। जयपुर के एक जगह है मुंडला, मुंडला में अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए आधुनिक आवासीय कोचिंग केंद्र खोलने की भी घोषणा की गई है। तो 2-3 बातें हैं, याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 135वीं अंबेडकर जयंती के अवसर पर जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम हुआ है, जयपुर में आयोजित हुआ है। और इसके अलावा समाधान साथी एआई चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। ये किस पर्पज से लॉन्च किया गया है? सरकारी योजनाओं की जानकारी, खासकर आपके पेंशन और छात्रवृत्ति के क्षेत्र में, और इनकी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया इससे सरल हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जामडौली में एक्सीलेंस ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 50 करोड़ रुपए की लाइब्रेरी की घोषणा की गई। इसके अलावा जयपुर के मुंडला में अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए आधुनिक आवासीय कोचिंग केंद्र, आधुनिक आवासीय कोचिंग केंद्र खोलने की घोषणा की गई है, कहां? जयपुर के मुंडला में। इसके अलावा ई लाइब्रेरी कितनी? 200 अंबेडकर ई लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की गई। क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, सिंगल भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में 135वीं अंबेडकर जयंती के अवसर पर सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में कितनी ई लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की? आंसर आपका सामने है, 200 ई लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, आपका समाधान साथी चैटबॉट लॉन्च किया गया है। चलिए, सैन्य तकनीक में नवाचार, सप्त शक्ति कमांड और बिट्स प्लानिंग के बीच एमओयू हुआ है। ठीक है, जो हमारी दक्षिण पश्चिम कमांड है उसको सप्त शक्ति कमांड कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी पंजाब और राजस्थान का जो बॉर्डर है, यहाँ पे रेगिस्तानी जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे आपकी ये कमांड है। और सप्त शक्ति कमांड और बिट्स प्लानिंग के बीच 20 अप्रैल 2026 को समझौता हुआ है। और नाम से क्लियर है, किसके लिए है? नवाचारों के लिए, सैन्य तकनीक में नवाचार के लिए ये समझौता हुआ है, सप्तशक्ति कमांड और बिट्स प्लानिंग के बीच। यह समझौता आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया गया है। उद्देश्य क्लियर है, स्वदेशी तकनीकी का विकास होगा। सप्तशक्ति कमांड की भौगोलिक परिचालन चुनौतियों के लिए स्वदेशी तकनीक समाधान विकसित करना है। अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रमुख सहयोग रहेगा। सैन्य क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देना। एक शब्द में याद रखना है कोई कि सैन्य तकनीक में नवाचार के लिए हाल ही में सप्तशक्ति कमांड ने किस संस्था के साथ एमओयू किया है? तो वो है आपकी बिट्स प्लानिंग के साथ ये एमओयू हुआ है। ठीक है, चलिए, क्या महत्व है सेना और शैक्षिक संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूती, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, आधुनिक सैन्य तकनीकों के विकास में सहायता। ठीक है, एक पॉइंट में हमें ये बात याद रखनी है, सिंपल। बाकी तो हमें याद रखने के लिए कुछ पॉइंट्स को लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, मॉस्को स्टार्स वुशु चैंपियनशिप 2026 की बात की गई है, नाम से क्लियर है। मॉस्को में आयोजित हुई है, इसके नाम में ही क्लियर है कि मॉस्को स्टार्स वुशु चैंपियनशिप 2026 है। देखिए, मॉस्को स्टार्स वुशु चैंपियनशिप का आयोजन 15 से 21 अप्रैल 2026 को हुआ है, मॉस्को में आयोजित हुआ है, रूस में। राजस्थान के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक और रजत पदक जीते हैं, इसलिए ये बस अपन पढ़ रहे हैं। पदक विजेता की बात करें, पहला नाम है शिव। शिव ने पदक जीता है, कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। श्री गंगानगर से इनका संबंध है। शिव है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और श्री गंगानगर से इनका निवासी हैं। ठीक है, स्पर्धा है 60 किलोग्राम भार वर्ग में ये जीता है और उपलब्धि है फाइनल में रूस के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो हाल ही में मॉस्को वुशु स्टार्स वुशु चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं शिव, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, गंगानगर से इनका संबंध है। दूसरे खिलाड़ी हैं हमारे धीरज चौधरी, दूसरा नाम है धीरज चौधरी, इन्होंने रजत पदक जीता है, जो केकड़ी से इनका संबंध है, केकड़ी अजमेर ब्यावर। और धीरज चौधरी रजत पदक इन्होंने जीता है केकड़ी से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इनकी स्पर्धा है 100 किलोग्राम भार वर्ग में और उपलब्धि फाइनल में रूसी खिलाड़ी के खिलाफ मुकाबले में रजत पदक जीता है। तो दोनों बातें याद रखनी है, दोनों खिलाड़ी हैं, एक का नाम शिव है, दूसरा नाम है हमारा धीरज चौधरी। शिव ने स्वर्ण पदक जीता है, धीरज चौधरी जी ने क्या रजत पदक जीता है। इन्होंने 60 किलोग्राम भार वर्ग में, तो यही इन्होंने 100 किलोग्राम भार वर्ग में ये पदक जीता है। और नाम से ही याद रखना है, मॉस्को स्टार्स वुशु चैंपियनशिप 2026 है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया है? रूस में इसका आयोजन किया गया है, मॉस्को में। चलिए,
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आप मान लीजिए पक्का आएगा, ठीक है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की बात, जनजातीय खिलाड़ियों के लिए पहला राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन किया गया है। पहली बार है जब ऐसे जनजातीय खेलों के लिए आयोजन किया गया है। नाम है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजन किया गया, कोई खास बात है नहीं। और आजकल आरपीएससी के द्वारा एआई का उपयोग किया जा रहा है क्वेश्चन बनाने में, तो यहाँ से हो भी सकता है कि इस तरह के स्टेटमेंट भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि आयोजन अवधि कब रही। तो याद रखना है हमें 25 मार्च से 3 अप्रैल, 25 मार्च से 3 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जनजातीय क्षेत्र में इन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आप देखिए 3 शहर हैं, रायपुर, जगदलपुर और सुरगुजा। रायपुर, जगदलपुर और सुरगुजा। रायपुर, जगदलपुर और सुरगुजा 3 क्षेत्र हैं, कहाँ स्थित है ये? छत्तीसगढ़ के 3 शहर हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यही है, सिंपल क्वेश्चन एक लाइन में, कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन में आपको स्टेट मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। तो हमें याद रखना है छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ के 3 शहर, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा। राजस्थान का प्रदर्शन की बात करें तो राजस्थान ने कुल 5 पदक जीते, हुई कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता है। 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते। 3 रजत, 2 कांस्य पदक जीते हैं। पदक तालिका में राजस्थान का स्थान 22वां रहा है, ठीक है। खास अच्छी स्थिति है नहीं, 22वां स्थान रहा है, लेकिन याद रखना है 22वां स्थान राजस्थान का रहा है, ठीक है। एक बार देख लीजिए स्टेटमेंट में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित किए गए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। पहला स्टेटमेंट। इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। सेकंड स्टेटमेंट। राजस्थान का ओवरऑल प्रदर्शन रहा 22वां स्थान रहा है। तीसरा स्टेटमेंट, ये बात रखना है। अब जब 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीत के आए हैं, ट्राइबल गेम्स है, पहली बार आयोजित हुए हैं, तो खिलाड़ियों के नाम भी हमें याद रखने हैं। प्रतियोगिता है कुश्ती प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं। रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं अमित कुमार मीणा, राकेश कुमार मीणा और दिनेश सोलंकी। 3 नाम है, अमित कुमार मीणा, राकेश कुमार, अमित, राकेश और दिनेश, ठीक है। अमित, राकेश और दिनेश 3 नाम है। 125 किग्रा में, 65 किग्रा में और 60 किग्रा भार वर्ग में इन्होंने तीनों ने रजत पदक जीता है। पहला नाम है अमित कुमार मीणा, दूसरा नाम है राकेश कुमार मीणा, तीसरा नाम है दिनेश सोलंकी। तीनों ने कुश्ती में ये पदक जीता है, रजत पदक। फिर बात करें कांस्य पदक विजेता बालकेश कुमारी मीणा, तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। बालकेश कुमारी मीणा, ठीक है। बालकेश कुमारी मीणा ने कुश्ती में 68 किग्रा भार वर्ग में ये कांस्य पदक जीता है। और जगदीश मीणा, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने ये पदक जीता है एथलेटिक्स में। आप देख रहे हैं 5 में से जो हमारे 4 पदक हैं वो कुश्ती में है और एकमात्र पदक एथलेटिक्स में है। एथलेटिक्स में 200 मीटर की दौड़ है, जगदीश मीणा जी ने ये अवार्ड जीता है, ठीक है। कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं जगदीश मीणा। एथलेटिक्स में 200 मीटर दौड़ में इन्होंने ये पदक जीता है। बाकी बालकेश कुमारी मीणा है और इन्होंने कुश्ती में 68 के किग्रा भार वर्ग में ये पदक जीता है, कांस्य पदक। और रजत के पदक जीतने वाले अमित, राकेश और दिनेश, ये 3 नाम हमें याद रखने हैं। ये बात ठीक है। अमित का 125 किग्रा भार वर्ग, राकेश कुमार का 65 और 60। ARD संक्षिप्त में नाम याद रख सकते हैं, ARD। अमित, राकेश, दिनेश, आप देख लीजिए 125, 65 और ये 60 किलो भार वर्ग में। फिर इसके अलावा आपकी बालकेश कुमारी मीणा और जगदीश मीणा, ये दोनों कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो इन दोनों के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि भले ही कांस्य पदक है लेकिन गर्ल्स की मामला है। बालकेश कुमारी मीणा कुश्ती में 68 के किग्रा भार वर्ग में, वहीं दिनेश जगदीश मीणा एथलेटिक्स में 200 मीटर की दौड़ पर ये पदक जीता है। छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया के लिए राजस्थान का 22वां स्थान, 3 रजत पदक, 2 कांस्य पदक जीते, ठीक है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में इनका आयोजन किया गया। चलिए, जैसलमेर में गौड़ा वन संरक्षण की बात की गई है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि हमारा राज्य पक्षी है, ठीक है। जैसलमेर में गौड़ा वन संरक्षण, गौड़ा वन राज्य का राज्य पक्षी है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के 3 चूजों का जन्म पहली बार प्राकृतिक रूप से हुआ है। इंपॉर्टेंट खास बात क्या हुआ है कि 3 चूजों का जन्म हुआ है, पहली बार हुआ है, प्राकृतिक रूप से हुआ है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्राकृतिक रूप से हुआ है। यह उपलब्धि जैसलमेर के गौड़ा वन ब्रीडिंग सेंटर में दर्ज की गई है। इससे पहले क्या होता था, चूजों का जो जन्म होता था वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एआई तकनीक से कराया जाता था। प्रजनन कार्यक्रम चल रहा है। संरक्षण कार्यक्रम डेजर्ट नेशनल पार्क में संचालित किया जा रहा है। वर्तमान प्रजनन सत्र में अब तक कुल 11 चूजों का जन्म हुआ है, 3 जिसमें से 3 है आपकी प्राकृतिक तरीके से और 8 है आपकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एआई तकनीक से इनका जन्म हुआ है, ठीक है। सरकार के द्वारा इनका संरक्षण किया जा रहा है। तो कहाँ हुआ है? आपके जैसलमेर में ये कार्यक्रम हुआ है, ठीक है। तो याद रखना है हमें।
प्राकृतिक प्रजनन कौड़ावर संरक्षण के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। संकटग्रस्त पक्षी की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बेसिक बातें हैं। जैसलमेर में नाम याद रखना है, जैसलमेर में। अगला है प्रोफेसर हैं नवल किशोर स्मृति आलोचना सम्मान 2026, जिसमें सम्मानित किया गया है अनूप कुमार बाली जी को। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाएगा प्रोफेसर नवल किशोर स्मृति आलोचना सम्मान। प्रोफेसर नवल किशोर स्मृति, इनकी स्मृति में दिया जाता है प्रोफेसर नवल किशोर स्मृति आलोचना सम्मान है 2026 का। किसे प्रदान किया गया है? अनूप कुमार बाली जी को ये सम्मान प्रदान किया गया है। किसको? अनूप कुमार बाली जी को। यह सम्मान क्या है? ये मानस जन द्वारा घोषित किया गया है। डॉक्टर अनूप कुमार बाली को वर्ष 2026 का प्रोफेसर नवल किशोर स्मृति आलोचना सम्मान प्रदान किया गया है। अवार्ड की कैटेगरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये छोटे-छोटे अवार्ड हैं, जो आजकल पूछ लिए जाते हैं। अगर पूछा गया तो हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए एक बार इनको देखना बेहद ज़रूरी है कि हाल ही में प्रोफेसर नवल किशोर स्मृति आलोचना सम्मान किसे दिया गया है? तो ये आपका नाम है अनूप कुमार बाली जी को। सम्मान आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय युवा विद्वानों को दिया जाता है। इन सम्मानित कृति है, कृति का शीर्षक है एक रचनाकार के आत्मसंघर्षों का रचनात्मक दस्तावेज, एक साहित्यिक की डायरी और रचना प्रक्रिया का प्रश्न। कृति का स्वरूप है मोनोग्राफ व निबंध है। ठीक है, खास बात है नहीं, एक बार याद रखना है। प्रोफेसर नवल किशोर स्मृति आलोचना सम्मान अनूप कुमार वाली जी को दिया गया, एक लाइन की बात है। ठीक है, चलिए। बीका जी के सीएमडी हैं शिवरतन अग्रवाल जी का निधन हो गया है, सभी को पता है। किस नाम से जाना जाते थे इनको? पन्ना बाबू के नाम से जाना जाता है। मूल निवास इनका बीकानेर में है। इन्होंने देखिए सिद्धि फूड प्रोडक्ट्स के नाम से भुजिया कारोबार शुरू किया था। सिद्धि फूड प्रोडक्ट्स के नाम से भुजिया का कारोबार शुरू किया था। वर्ष 1993 में बीका जी ब्रांड की स्थापना हुई। इन्होंने बीकानेरी भुजिया को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। हमारा इस टॉपिक को पढ़ने का एकमात्र रीजन है क्योंकि बीकानेरी भुजिया को क्या मिल चुका है? जीआई टैग। इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई बीका जी के सीएमडी कौन थे? शिवरतन अग्रवाल, पन्ना बाबू के नाम से इनको जाना जाता था। बीकानेर से ये संबंधित हैं और इन्होंने जो व्यवसाय की प्रारंभ किया था वो सिद्धि फूड प्रोडक्ट्स के नाम से प्रारंभ किया था। और 1993 में बीकाजी ब्रांड की स्थापना हुई। बीकाजी ब्रांड की स्थापना कब हुई? 1993 में। और बीकानेरी भुजिया को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है किसने? बीकाजी के सीएमडी शिवरतन अग्रवाल, पन्ना बाबू के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, चलिए। राजस्थान डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक हुई है 2026, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई है। 24 अप्रैल 2026 को डेयरी विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। क्या हमें इस बैठक का निष्कर्ष निकला है? वो ये है कि भाई वर्तमान स्थिति में ये है कि 45 लाख लीटर दूध जो है वो प्रतिदिन कलेक्ट किया जा रहा है। दूध संकलन के क्षेत्र की बात की गई है। वर्तमान में 45 लाख लीटर प्रतिदिन संकलन किया जा रहा है। अब इसको प्रथम चरण में बढ़ाकर कितना करना है? 65 लाख करना है। और द्वितीय चरण में इसको बढ़ाकर 85 लाख लीटर प्रतिदिन संकलन क्षमता हमें बढ़ानी है। 2 चरणों में बात की गई। वर्तमान स्थिति 45 लाख लीटर की है, प्रथम चरण में 65 पे और अगले चरण में 85 लाख लीटर पर हमें पहुंचना है। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात यह है कि दुग्ध खरीद पर 50 रुपए से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया है? 52 रुपए प्रति किलोग्राम फैट की गई है। दूध की जो खरीद है उसको दर है उसको 50 रुपए से बढ़ाकर 52 रुपए प्रति किलोग्राम फैट कर दी गई है। इससे क्या होगा? पशुपालकों की आय बढ़ेगी, डेयरी क्षेत्र का विस्तार होगा। ठीक है, तो दो बात इंपॉर्टेंट थी। 45 लाख लीटर वर्तमान में है, 65 इसको करना है प्रथम चरण में, अगले चरण में 85 लाख लीटर करना है और 50 रुपए की जो खरीद थी उसको बढ़ाकर 52 रुपए कर दिया है। कितने रुपए बढ़ा दिया है पर किलोग्राम? 2 रुपए इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए। ट्रिपल आर आरआरआर सेंटर शक्ति संगम, जयपुर जिला परिषद द्वारा शक्ति संगम ट्रिपल आर सेंटर की स्थापना की गई है। क्वेश्चन पहली लाइन में है कि हाल ही में शक्ति संगम ट्रिपल आर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो जयपुर जिला परिषद के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। स्थापना तिथि है 14 मार्च 2026। डेट इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, कहाँ की गई है ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो आपके खेजड़ावास पंचायत है, खेजड़ावास पंचायत में हमें आपकी ट्रिपल आर सेंटर शक्ति संगम की स्थापना की गई है। क्या नाम है? खेजड़ावास पंचायत। ठीक है, खेजड़ावास पंचायत में ट्रिपल आर सेंटर शक्ति संगम की स्थापना की गई है। ट्रिपल आर का अर्थ देख लीजिए, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को हमें अपनाना है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा, रिसाइकलिंग को बढ़ावा मिलेगा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। कैसे? स्थापना के 1 माह के भीतर 14 अप्रैल 2026 तक महिलाओं के द्वारा 25,000 की सामूहिक आय अर्जित की गई है। इसलिए महिला सशक्तिकरण को इसमें प्राथमिकता दी गई है। तो क्वेश्चन सबसे बेहद महत्वपूर्ण यही है कि अक्सर इस तरह के गाँव के नाम पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में ट्रिपल आर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल सेंटर का शक्ति संगम कहाँ स्थापित किया गया है? तो खेजड़ावास में स्थापित किया गया है, खेजड़ावास पंचायत में, और जयपुर जिला परिषद के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। लिटिल अंडमान प्रो 2026, रीवा अरोड़ा ने जीता है कांस्य पदक। लिटिल अंडमान प्रो लीग है 2026।
किसने पदक जीता है? रीवा अरोड़ा ने। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है रीवा अरोड़ा ने। लिटिल अंडमान प्रो 2026 नेशनल सर्फिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। नेशनल सर्फिंग चैंपियनशिप है, ठीक है। कांस्य पदक जीता है कौन है? रीवा अरोड़ा। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? बटलर बे, अंडमान में किया गया। ये बटलर बे है, ठीक है, अंडमान में इसका आयोजन किया गया है। आयोजनकर्ता सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के द्वारा। उपलब्धि रैंकिंग सीडी वीमेंस ओपन सर्फिंग रीवा अरोड़ा ने 7.84 स्कोर के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। अब देखिए शीर्ष खिलाड़ी यहाँ कामाली मूर्ति तमिलनाडु की हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। सागर शांति बनारसे गोवा की हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। और रीवा अरोड़ा इनका राजस्थान से संबंधित है और ये कांस्य पदक इन्होंने जीता है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। राजस्थान का नाम आया है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी नेशनल सर्फिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? अंडमान में। अंडमान में कहाँ? बटलर बे में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। रीवा अरोड़ा ने कांस्य पदक जीता और कितना स्कोर? 7.84 स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि नेशनल सर्फिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपके लिटिल अंडमान में आयोजित की गई और ये हमारी खिलाड़ी हैं रीवा अरोड़ा, जो राजस्थान से संबंधित है और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। चलिए, प्रतियोगिता का महत्व, ये भारतीय सफरिंग सीजन की पहली बड़ी राष्ट्रीय स्तर की सफरिंग और स्टैंड अप पैडल चैंपियनशिप थी, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। तीरंदाज रजत चौहान को डीजीपी कमेंडेशन डिस्क प्रदान की गई है। हमारे खिलाड़ी हैं रजत चौहान। क्वेश्चन पहली लाइन में ही है कि रजत चौहान का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो ये तीरंदाज हैं। हाल ही में इनको डीजीपी कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी घुमा के पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से हाल ही में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को डीजीपी कमेंडेशन डिस्क प्रदान की गई है? तो तीरंदाज रजत चौहान को ये प्रदान की गई है, इससे सम्मानित किया गया है। रजत चौहान को डीजीपी कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में राजस्थान पुलिस में डीजीपी पुलिस उपाधीक्षक हैं। समारोह स्थल राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टाब्युलरी की 5वीं बटालियन में इसका आयोजन किया गया। क्यों इंपॉर्टेंस है रजत चौहान हमारे लिए? क्योंकि एशिया कप 2026 में इन्होंने 1 स्वर्ण पदक जीता और 2 कांस्य पदक जीते। 1 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक, एशिया कप 2026। एक बार इसको अपन देखना पड़ेगा। एशिया कप 2026 की बात करेंगे। वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 में भी उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते और साथ में 1 रजत पदक जीता, ठीक है। तो अभी के लिए जो बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को डीजीपी कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित किया गया है? तीरंदाज रजत चौहान है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रजत चौहान का संबंध, जिन्हें हाल ही में डिस्क डीजीपी कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित किया गया है, का संबंध किस खेल से है? तो वो है आपके तीरंदाज, ठीक है। तो और बेहद इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट हम इसको डिस्कस करेंगे एशिया कप 2026 को, और इसमें इन्होंने 1 स्वर्ण पदक जीता है और 2 कांस्य पदक जीते हैं। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। चलिएगा, 16वीं जूनियर राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता। 16वीं है, जूनियर है, राज्य स्तर की है, महिलाओं से संबंधित है, हॉकी प्रतियोगिता है, ठीक है। कई सारे पॉइंट हैं। 16वीं प्रतियोगिता है, जूनियर वर्ग की है, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है, महिलाओं से संबंधित है, हॉकी खेल से संबंधित है। आयोजन जयपुर में हुआ है। विजेता कौन रहा है? फलौदी। फाइनल में हनुमानगढ़ को हराया है और अन्य स्थान तीसरा सीकर और नागौर। कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं। क्वेश्चन इतना सा पूछा जा सकता है, 16वीं जूनियर राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में कौन सफल रहा है? तो नया डिस्ट्रिक्ट है फलौदी, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। 16वीं जूनियर वर्ग की है, महिलाओं से संबंधित है, राज्य स्तरीय है, हॉकी प्रतियोगिता जयपुर में इसका आयोजन किया गया। फलौदी इसमें विजेता रहा है, हनुमानगढ़ को हराया है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल चैंपियनशिप है। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय है हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। 21 से 25 अप्रैल 2026 को राजस्थान विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया। विजेता रहा है राजस्थान विश्वविद्यालय। फाइनल में यूईएम विश्वविद्यालय, ये आपके यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है, आपके बंगाल की, और कोलकाता में स्थित है। इस यूनिवर्सिटी को हराया है। तीसरा स्थान यहाँ से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में स्थित है। थर्ड स्थान इस यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया। क्वेश्चन, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में इसका आयोजन किया गया। विजेता कौन रहा है? राजस्थान विश्वविद्यालय इसका विजेता है। उप विजेता की बात करें तो यूईएम यूनिवर्सिटी बंगाल इसके उप विजेता रहे हैं। तीसरा स्थान लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या जाती है, अगर राजस्थान विजेता रहा है तो इसमें आप देखिए प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट की बात रही, इनका नाम है दिनेश डूडी। राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित हैं ये दिनेश डूडी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल चैंपियनशिप 2026 में
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया है? तो इनका नाम है दिनेश डूडी, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रहे हरदयाल, जो यूईएम यूनिवर्सिटी के हैं। तो हमारे लिए ये नाम इंपॉर्टेंट है, दिनेश डूडी, राजस्थान विश्वविद्यालय से इनका संबंध है, ठीक है। चलिए, दो प्रतियोगिताएं देखी, 16वीं जूनियर राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता, ये भी आयोजन जयपुर, और ये अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल चैंपियनशिप आयोजन जयपुर में किया गया। इसमें विजेता रहा है फलौदी और इसमें राजस्थान विश्वविद्यालय, ठीक है। चलिए, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, डेट भी इंपॉर्टेंट है, 23 से 25 मई 2026 को आयोजन किया गया। कहां? जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में। राजस्थान ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट है, एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी प्रोग्राम है, चाहे और दूसरा अपने औद्योगिक क्षेत्र से, दोनों हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें प्रचार और रोड शो होगा 23 अप्रैल को 2026 को, बेंगलुरु में 26 अप्रैल को, नई दिल्ली में 23 अप्रैल को रोड शो है और बेंगलुरु में 26 अप्रैल को हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा निवेशक, उद्यमी और कृषि विशेषज्ञों को इसमें आमंत्रण किया गया है। ग्राम 2026 की सफलता हेतु रोड शो का आयोजन बेंगलुरु में। कृषि क्षेत्र में क्या पर्पज है? कृषि क्षेत्र में वैश्विक निवेश, स्टार्टअप्स और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में 23 से 25 मई 2026, डेट याद रखनी है, कब? 23 से 25 मई 2026 को इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और आज कितनी तारीख है हमारी? 16 मई तारीख है, तो 23 से 25 मई हमें याद रखना है। और इसके लिए रोड शो हुआ है नई दिल्ली और बेंगलोर दोनों जगह। चलिए, अखिल भारतीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता 2026 की बात की गई है। अखिल भारतीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता है, ऑल इंडिया शूटिंग बॉल कंपटीशन 2026 का आयोजन 24 से 26 अप्रैल 2026 को किया गया है। अखिल भारतीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता है, कहाँ आयोजन किया गया है? आप देखिए, मुंशीबाग क्लब अलवर में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ? मुंशीबाग क्लब है, मुंशीबाग क्लब अलवर में आयोजित किया गया है। उद्घाटन किया है संजय शर्मा, वन और पर्यावरण राज्य मंत्री हैं। परिणाम देखेंगे तो राजस्थान का कहीं कोई स्थान है नहीं, विजेता उत्तर प्रदेश है, उप विजेता दिल्ली है, तृतीय स्थान हरियाणा का है। तो अगर राजस्थान टॉप 3 में है नहीं, तो विजेता याद रखेंगे कि हाल ही में अखिल भारतीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता 2026 का विजेता कौन रहा है? तो उत्तर प्रदेश इसका विजेता है, रहा है। राजस्थान का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता में चैंपियन रहा है, विजेता, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? मुंशीबाग क्लब अलवर में इसका आयोजन किया गया है। चलिए, राज ममता कार्यक्रम फिर से बेहद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर का। राजस्थान ममता की फुल फॉर्म बताई गई है, क्या है? मेंटल अवेयरनेस की बात की गई है, मेंटल अवेयरनेस की बात की गई है, मॉनिटरिंग की बात की गई है, ट्रीटमेंट फॉर ऑल, ट्रीटमेंट फॉर ऑल, तीन टर्म है, मेंटल अवेयरनेस, उसकी मॉनिटरिंग और ट्रीटमेंट फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए ट्रीटमेंट है। उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी किससे संबंधित? मेंटल अवेयरनेस से संबंधित, ठीक है। संदर्भ है राजस्थान बजट 2026-27 के विकसित राजस्थान 2047 विजन के तहत है। मतलब 2026-27 का जो बजट था उसमें इसकी घोषणा की गई कि भाई राज ममता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? मेंटल आपकी अवेयरनेस, मॉनिटरिंग और उसका ट्रीटमेंट फॉर ऑल प्रोवाइड हमें करना है, सरकार ये चाहती है। तो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बनेगा कि हाल ही में क्वेश्चन या तो ये पूछा जाएगा कि हाल ही में संचालित राज ममता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, या फिर लोगों की मेंटल जो हेल्थ है, मेंटल अवेयरनेस है, उसकी मॉनिटरिंग और ट्रीटमेंट के लिए राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में किस प्रोग्राम की घोषणा की गई है? तो वह कार्यक्रम है आपका राज ममता कार्यक्रम। शुभारंभ कब से? 7 अप्रैल 2026 से। 7 अप्रैल से क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ डे इस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इस दिन राज ममता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और प्रभावी बनाना है। प्रमुख प्रावधान क्या किया गए हैं इसके लिए? जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। फिर से ये वाला जो पॉइंट है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंटल अवेयरनेस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जयपुर में। और प्रत्येक जिला में मेंटल हेल्थ केयर सेल का स्थापना की जाएगी और अन्य पहल केंद्र सरकार की ये टेली मानस पहल है, इसका प्रभावी संचालन किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि राज ममता कार्यक्रम मेंटल अवेयरनेस, मॉनिटरिंग की बात की गई है, ट्रीटमेंट फॉर ऑल की बात की गई है, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर में स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार का प्रोग्राम है टेलीमानस, इसका प्रभावी संचालन किया जाएगा। कब से प्रारंभ किया गया है? 7 अप्रैल 2026 से इसको प्रारंभ किया गया है। 7 अप्रैल से क्यों किया गया है? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ डे इस दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे का इस दिन क्रियान्वयन किया जाता है, ठीक है। चलिए, याद रखने हैं सारे पॉइंट। अगला है तरल हाइड्रो नाइट्रोजन परिवहन वाहनों का संचालन किया जा रहा है।
तरल नाइट्रोजन से संचालित परिवहन वाहनों का संचालन 27 अप्रैल 2026 को ये प्रारंभ की गई है। देखिए किसने संचालन करता कौन है, राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड है। इसके द्वारा 6 वाहनों को रवाना किया गया है। केंद्र सरकार की जो योजना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत इसका संचालन किया जा रहा है। योजना में 100% केंद्र के द्वारा वित्त पोषित है। उद्देश्य है इसका कुछ कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को प्रभावी बनाना, पशु नस्ल सुधार को बढ़ावा देना है। इसमें आपके कौन कौन से जिले हैं देख लीजिए एक बार। तरल नाइट्रोजन परिवहन से वाहनों का संचालन है, एक बार इस टॉपिक को देख लेना क्या कहना चाह रहा है कि अलवर लाभान्वित जिले देख लीजिए, अलवर, खेड़थल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड, 3 जिले तो ये आपके सामने है। अलवर हो गया, खेड़थल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, 3 डिस्ट्रिक्ट तो ये अपन याद रख सकते हैं। और अगला है आपका सलूम्बर, फलौदी और जैसलमेर। जैसलमेर और फलौदी हो गया, एक हो गया आपका सलूम्बर। इसके अलावा अलवर हो गया, कोटपुतली, बहरोड और खेड़थल, तिजारा। ठीक है, इस तरह से ये 6 जिलों को इससे लाभान्वित किया गया है। तरल नाइट्रोजन से संचालित होने होंगे परिवहन वाहनों का संचालन किया जा रहा है। मेरी समझ से बाहर है, पता नहीं क्या है कहना चाह रहा है, लेकिन लाभान्वित जिले इससे ये होंगे। इससे पहले 20 अन्य जिलों में भी ऐसे वाहन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। ठीक है, चलिएगा। 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान है। ठीक है, अभी हमने देखा ग्राम के बारे में, देखा कहाँ गया, ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन किया जाएगा 23 से 25 मई 2026 को। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान प्रारंभ किया गया है। भजनलाल शर्मा और नितिन नवीन जो कि 27 अप्रैल 2026 को 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ कहां से किया जाएगा, ओटीएस कैंपस से। अभियान का उद्देश्य क्या है, वही ग्राम ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के प्रचार प्रसार को हमें बढ़ावा देना है। ठीक है, ग्राम रथ सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचेंगे और राज्य सरकार की योजना एवं ग्राम 2026 की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाई जाएगी। सिंपल बात है, जो ग्राम 2026 का आयोजन किया जाएगा उसको सरकार क्या जाना चाहती है, सफल बनाना। वो प्रोग्राम सफल हो इसके लिए ये प्रारंभ किया गया है। 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान इसकी शुभारंभ किया गया है, तो कोई खास बात है नहीं। ठीक है, चलिए। माही रोज फेस्टिवल 2026 की बात की गई है। माही रोज फेस्टिवल का आयोजन 12वां संस्करण 25-26 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजन किया गया है, अनंताया, कानोता कोर्टयार्ड, नारायण निवास पैलेस, गीतांजलि कासलीवाल, आयुष कासलीवाल ने आयोजन किया है। थीम है हम, मैनी मेक्स वन, टेकाऊ जीवन शैली। कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, छोड़ दीजिए एक बार के लिए। चलिएगा, तो नॉर्मल सी बात याद रख सकते हैं, माही रोज फेस्टिवल का आयोजन, इसकी ये थीम है हम, मैनी मेक्स वन। मैनी मेक्स वन जो हम बोलते हैं, हम मैनी मेक्स वन, टिकाऊ जीवन शैली, जिम्मेदार नागरिकता, शहरी भविष्य के लिए संरक्षण की बात की गई है। कोई खास बात है नहीं। मैंने कभी चिड़िया नहीं देखी फिल्म का चयन किया गया है। फिल्म का नाम है मैंने कभी चिड़िया नहीं देखी। मैंने कभी चिड़िया नहीं देखी फिल्म है, इसका चयन किया गया है। कहाँ चयन किया गया है, 15वें दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 15वां दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए चयन किया गया है मैंने कभी चिड़िया नहीं देखी। ये फिल्म का नाम है मैंने कभी चिड़िया नहीं देखी। 15वां दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए इसका चयन किया गया है। फिल्म के निर्देशक हैं उषा देशोरा, जयपुर की कथाकार और फिल्म निर्देशक हैं उषा देशोरा। आयोजन तिथि, ठीक है कोई बात नहीं। आयोजन स्थल इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। फिल्म का विषय है बाल मनोविज्ञान और पर्यावरण चेतना पर आधारित ये फिल्म है, मैंने कभी चिड़िया नहीं देखी। इस फिल्म का चयन किया गया है 15वें दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए। इसी बात हमें याद रखनी। ठीक है, चलिए। अगला है 58वां राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस है। ठीक है, मीडिया से रिलेटेड है। नेशनल पब्लिक रिलेशंस डे 2026 का आयोजन किया गया है 21 अप्रैल 2026 को। तो पहली बात तो ये है, नेशनल पब्लिक रिलेशंस डे कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल 2026 को इसका आयोजन किया गया है पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजन किया गया। जनसंपर्क क्षेत्र के उल्लेखनीय योगदान हेतु 8 स्टेडियम 21 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इतना सा याद रखेंगे। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रविशंकर शर्मा, फारूक अफरीदी छोड़िए, कोई खास बात है नहीं, फालतू की बातें अपन याद नहीं करते। 58वां राष्ट्रीय जनसंपर्क। विनीत सक्सेना और अंशु जैन बीसीसीआई को कोच नियुक्त किए गए हैं। तो घबराना नहीं है कि बीसीसीआई के कोच नियुक्त किए गए हैं कि भारतीय टीम के, लेकिन याद रखना है राजस्थान से संबंधित है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने राजस्थान के पूर्व रणजी खिलाड़ियों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रशिक्षण शिविर हेतु कोच नियुक्त किया है। सरकार ने खोले हैं बीसीसीआई ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस हेतु
तो कोच नियुक्त किए गए हैं विनीत सक्सेना और अंशु जैन। विनीत सक्सेना और अंशु जैन राजस्थान से संबंधित हैं, राजस्थान के पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करें विनीत सक्सेना की, तो विनीत सक्सेना क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पांडुचेरी में अपना प्रशिक्षण देंगे और अंशु जैन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ सिक्किम में अपना प्रशिक्षण देंगे। तो विनीत सक्सेना और अंशु जैन दोनों नाम याद रखने हैं, जिनको बीसीसीआई ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रशिक्षण शिविर हेतु क्या कोच नियुक्त किया है। ठीक है, इतनी सी बात हमें याद रखनी है। चलिए, इंस्पायरिंग अरब फिल्म, फिल्म का नाम है इंस्पायरिंग अरब फिल्म। इंस्पायरिंग अरब को लखनऊ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में बेस्ट इंस्पिरेशनल फिल्म श्रेणी का प्रथम पुरस्कार मिला है। फिल्म का नाम है इंस्पायरिंग अरब और कहाँ मिला है? लखनऊ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में बेस्ट इंस्पिरेशनल फिल्म का अवार्ड मिला है, जिसका लेखक और निर्देशक हैं राहुल सूद, जयपुर से संबंधित है और इनको सम्मान दिया है किसने? राहुल रावाली ने। फिल्म का विषय है दिव्यांग बच्चों के मानवाधिकार और सामाजिक चुनौतियों पर आधारित संवेदनशील चित्रण इसमें किया गया है। तो इसलिए हमने पिछला क्वेश्चन भी देखा, मैंने कभी चिड़िया नहीं देखी, उस फिल्म को 15 में जो दिल्ली फिल्म फेस्टिवल था उसके लिए उसका चयन किया गया और हाल ही में हम देख रहे हैं कि लखनऊ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात की गई है, जिसके लिए कौन सी फिल्म को? आपके इंस्पायरिंग अरब फिल्म है, इंस्पायरिंग अरब फिल्म जिसके लेखक हैं राहुल सूद, इनको इस फिल्म को सम्मानित किया गया, जिसका विषय है दिव्यांग बच्चों के मानवाधिकार और सामाजिक चुनौतियों पर आधारित संवेदनशील का चित्रण किया गया है। चलिए, अगला है ओजस्वा गजराज, कलारी पयट्टू में रजत पदक। एक प्रतियोगिता है कलारी पयट्टू, कलारी पयट्टू में रजत पदक जीता है किसने? ओजस्वा गजराज। ये जो कलारी पयट्टू प्रतियोगिता है ये केरल से संबंधित है और आपके युद्ध से संबंधित है। युद्ध जैसे अपन लड़ते हैं उस तरह की एक टाइप की प्रतियोगिता है कलारी पयट्टू और इसमें इन्होंने रजत पदक जीता है। इनका नाम है ओजस्वा गजराज। राष्ट्रीय विद्यालय खेलों में रजत पदक जीता है। कलारी पयट्टू एक मार्शल आर्ट है, अंडर 17 वर्ग में इन्होंने ये जीता है और ये क्या है? आपके त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और ओजस्वा राजस्थान से सीबीएसई बोर्ड के एकमात्र पदक विजेता रहे हैं। राजस्थान से हैं, राजस्थान से हैं, सीबीएसई से संबंधित हैं, इसलिए इनको कलारी पयट्टू में रजत पदक प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कलारी पयट्टू थोड़ा सा अजीब सा नाम है। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रतियोगिता का संबंध कहां से है? केरल से। ठीक है, केरल से ये प्रतियोगिता संबंधित है। कलारीपयट्टू किसने जीता है? ओजस्वा गजराज ने जीता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये राजस्थान से सीबीएसई बोर्ड के एकमात्र पदक विजेता रहे हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। चलिएगा, दृष्टि तिवारी राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2026, अगली प्रतियोगिता राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2026 की बात की गई है। इसमें दृष्टि तिवारी का नाम सामने आया है। दृष्टि तिवारी ने सेकोकाई कप नेशनल कराटे चैंपियनशिप 2026 में 2 पदक जीते हैं। दृष्टि तिवारी ने 2 पदक जीते हैं सेकोकाई कप नेशनल कराटे चैंपियनशिप। कहाँ? तालकटोरा इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। रजत पदक और कांस्य पदक। ठीक है, कुमिते स्पर्धा और काता स्पर्धा, मतलब आपके कराटे के 2 प्रतिस्पर्धा हैं, कुमिते और काता। इस दोनों में इन्होंने रजत और कांस्य पदक जीता है। इनका नाम है दृष्टि तिवारी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तालकटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में, जहां रजत पदक और कांस्य पदक जीता है किसने? दृष्टि तिवारी ने। रजत पदक जीता है कुमिते में और कांस्य पदक जीता है आपके काता प्रतिस्पर्धा। ठीक है, चलिए, बेहद इंपॉर्टेंट, फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एक गांव का नाम। सुंदरा गांव में पहली बार पहुंचा नर्मदा का मीठा पानी। तो हमें पता है नर्मदा नदी का जो पानी है वो सरकार की पहल है बाड़मेर और आपके जालौर जिलों तक पहुंचाना। ठीक है, नर्मदा का पानी पहली स्प्रिंकलर परियोजना। ठीक है, तो यहाँ नर्मदा का पानी कहाँ पहुंचा है? सुंदरा गांव में पहुंचा है। सुंदरा गांव क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित देश का अंतिम गांव है। प्रमुख उपलब्धि क्या है? आजादी के 78 वर्ष बाद पहली बार नर्मदा नदी का मीठा पानी पहुंचा है। प्रत्येक घर तक जल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है। विशेष तत्व क्या है इस गांव की स्थापना? देखिए, सुंदरा गांव की स्थापना 1734 में स्थापना हुई थी। 1734 का गांव है और कभी क्षेत्रफल के आधार पर देश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत होती थी। अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत होती थी सुंदरा गांव। तो क्वेश्चन बेहतरीन बनेगा। वन लाइनर क्वेश्चन है, पहली बार हाल ही में राजस्थान का वह गांव जहां नर्मदा नदी का मीठा पानी पहुंचा है, तो वो है सुंदरा गांव। ठीक है, याद रखना है। चलिएगा, पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन अब आयोजन है 7 से 8 अप्रैल 2026 को जयपुर मैरियट होटल में। अध्यक्षता शिवराज सिंह चौहान। प्रतिभागी राज्य राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और गोवा। 5 राज्य हैं इसमें। पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन, हाँ, पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन है। देखिए, गुजरात ने पार्टिसिपेट किया है, राजस्थान ने किया है, महाराष्ट्र ने किया है और आपके गोवा ने किया है
और यहाँ से आपका ये आ जाएगा मध्य प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जिन्होंने भागीदारी की है किसमें, पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और आपके गुजरात एक्सचेंज कर लेना इनको, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा और मध्य प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जिन्होंने इसमें भागीदारी की है। पश्चिमी क्षेत्रीय है, कृषि सम्मेलन है, मतलब कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, एग्रो क्लाइमेटिक विविधता के अनुरूप नीतियां तैयार करनी है, देश की पहली रीजनल कृषि कॉन्फ्रेंस है। इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्योंकि देश की पहली रीजनल कृषि कॉन्फ्रेंस प्रकार की ये पहली बार आयोजित की गई है। देश की पहली रीजनल कृषि कॉन्फ्रेंस पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जयपुर में किया गया, जिसमें 5 प्रतिभागी राज्य थे, जयपुर राजस्थान के बाद गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और आपका 5वां है कौन सा, मध्य प्रदेश। इसमें आप देखिए आईसीआर के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, कृषि विशेषज्ञ, प्रगतिशील किसान, ये एनसीसीएफ, नाफेड और एफएओ जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इन संस्थाओं के ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और बीज से बाजार तक कार्य करने वाली जो संस्थाएं, मतलब बीज से बाजार तक प्रोडक्शन से लेके फाइनली जो उत्पाद बाजार तक आता है, उन सभी संस्थाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इससे पहले खरीफ और रबी फसलों हेतु केवल राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस आयोजित होती थी, इसलिए ही ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश की पहली रीजनल कृषि कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले केवल रबी और खरीफ की फसलों हेतु केवल राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस आयोजित होती थी। और इस प्रकार की जो पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन है, ये पहली बार जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, अंशिका गुप्ता मिस ग्लैम राजस्थान 2026 का चयन किया गया है। अंशिका गुप्ता ब्लैक रॉक मिस ग्लैम 2026 का ये प्रतियोगिता है जिसमें अंशिका गुप्ता ने मिस ग्लैम राजस्थान 2026 जीता है। ठीक है, चलिए कोई खास बात है नहीं इतनी। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अरुंधति चौधरी है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। एशियन है, बॉक्सिंग से संबंधित है, चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता है, नाम है अरुंधति चौधरी। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है, मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, मंगोलिया में, जिसमें स्वर्ण पदक जीता है किसने, अरुंधति चौधरी ने। इनकी जो प्रतिद्वंदी थी वो कजाकिस्तान की थी और इनका नाम था बॉक्सर बख्यत सेड्रिस नाम था, बख्यत सेड्रिस, जिनका संबंध कजाकिस्तान से है। और इनमें अरुंधति चौधरी ने जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। तो कई क्वेश्चन बनते हैं। हाल ही में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, मंगोलिया में आयोजित किया गया। यहाँ हमारी खिलाड़ी अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में, जिन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी वकियत सेड्रिस को, जो कि कजाकिस्तान से संबंधित है, इनको हराकर स्वर्ण पदक जीता, अपने नाम किया। चलिए, राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता की बात की। अप्रैल 2026 राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन और जिला चित्तौड़गढ़ का जो फुटबॉल संघ है, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के निर्देश पर इसका आयोजन किया गया है। चित्तौड़गढ़ में आयोजन किया गया है। विजेता रही है जोधपुर फुटबॉल अकेडमी, इसकी विजेता रही है। राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता है, चित्तौड़ में आयोजन किया गया है और जोधपुर इसमें विजयी रहा है। फाइनल मुकाबला हुआ है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो याद रखना है 2 पॉइंट। राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है, चित्तौड़ में इसका आयोजन हुआ है। जोधपुर की जो फुटबॉल अकेडमी है, इसने इसमें विजेता रहा है। चलिएगा, 21वीं अंतर जिला रेंज स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हुई है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजित हुई है। ओवरऑल चैंपियन जयपुर ग्रामीण, मतलब पुलिस से संबंधित, पुलिस विभाग से संबंधित खेलों का आयोजन किया गया है, जिसमें जयपुर ग्रामीण ने आपका विजेता रहा है। ठीक है, चलिएगा, पैरा एशिया कप तीरंदाजी श्याम सुंदर का स्वर्ण पदक। पैरा एशिया कप तीरंदाजी है, पैरा एशिया कप है, पैरा ओलंपिक से संबंधित है, सॉरी पैरा खेल है, एशिया कप तीरंदाजी से संबंधित है। इसमें हमारे खिलाड़ी हैं श्याम सुंदर और इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ आयोजित किया गया है, ये बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया है। तो क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में पैरा एशिया कप तीरंदाजी का आयोजन कहाँ किया गया, तो बैंकॉक में किया गया। भारतीय विजेता जोड़ी है श्याम सुंदर स्वामी और तोमन कुमार। क्या नाम है, श्याम सुंदर स्वामी और तोमन कुमार, भारतीय विजेता जोड़ी है। उपलब्धि क्या है भाई, कंपाउंड पुरुष टीम प्रतिस्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कंपाउंड पुरुष टीम प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं श्याम सुंदर स्वामी और तोमन कुमार। ठीक है, फाइनल मुकाबला हुआ है। भारतीय जोड़ी ने चीनी ताइपे को हराया है। किसको हराया है, चीनी ताइपे को हराया है श्याम सुंदर स्वामी और तोमन कुमार ने। श्याम सुंदर स्वामी ने व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता है। तो दोनों बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हाल ही में पैरा एशिया कप तीरंदाजी का आयोजन कहाँ किया गया, बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया। यहाँ जो आपकी कंपाउंड मिश्रित पुरुष टीम प्रतिस्पर्धा थी, जिसमें श्याम सुंदर स्वामी और तोमन कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं आपके श्याम सुंदर स्वामी ने व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता है। ठीक है, दोनों बात याद रखनी है। खिलाड़ी भी याद रखने हैं कि पैरा तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी और तोमन कुमार, जिन्होंने हाल ही में पैरा एशिया कप में
पदक जीता है का संबंध किस खेल से, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट तो है ये, गेम्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाते हैं तो डिफिकल्टी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता है, अंडर 17 और अंडर 20 राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता 5 से 7 अप्रैल 2026 सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम, चैंपियन भीलवाड़ा चला रहा है। राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता हुई है तो भीलवाड़ा जिला चैंपियन रहा। अभी हमने फुटबॉल प्रतियोगिता के बारे में देखी थी जो कि चित्तौड़गढ़ में आयोजित हुई थी और इसमें विजेता रहा था आपका जोधपुर। ठीक है, अगली है राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता जिसमें ओवरऑल चैंपियन है कुश्ती में भीलवाड़ा। अंडर 20 ग्रीको रोमन मुकाबले में 5 स्वर्ण पदक जीतकर चैंपियन बनी है भीलवाड़ा की टीम। चलेगा, जयपुर मेट्रो के फेज 2 को मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, यहाँ 41 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है जिसमें 36 स्टेशन का विकसित किए जाएंगे और ये उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। लगभग 13,000 करोड़ की ये परियोजना है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको स्वीकृति दी गई है। इसको हमने सुजत सार जब डिस्कस किया था वहां पर भी डिटेल्स में इसको देखा था। तो इंपॉर्टेंट बात यह है 41 किलोमीटर लंबा ट्रैक है जिसमें 36 स्टेशन को विकसित किया जाएगा मेट्रो स्टेशन और 13,000 करोड़ की लगभग ये परियोजना है और इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रीय बांस मिशन पर राज्य स्तरीय सेमिनार, राष्ट्रीय बांस मिशन है। ठीक है, आयोजन कहाँ किया गया है, राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन संस्थान, उद्घाटन करता है किरोड़ीलाल मीणा जी। प्रतियोगी जिले हैं इसमें लगभग कितने जिले हैं, लगभग इसमें 12 जिलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। राष्ट्रीय बांस मिशन पर राज्य स्तरीय सेमिनार में कितने जिलों ने भाग लिया, 12 जिले, क्योंकि यहीं पर इनका उत्पादन है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, कोटा, झालावाड़, बारां, 3 जिले आपके हाड़ौती से, कोटा, बारां, झालावाड़ और ये आप याद रख सकते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा हो गया, उदयपुर चित्तौड़ हो गया, सिरोही हो गया, सिरोही राजसमंद पाली, प्रतापगढ़ और सलूमर। तो नीचे के दक्षिणी और हाड़ौती के इसमें जिले इंक्लूड हैं, चाहे कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट देख लो। डूंगरपुर आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, झालावाड़, बारां और आपका एक डिस्ट्रिक्ट बचा सलूमर, प्रतापगढ़। ठीक है, और ये 2 डिस्ट्रिक्ट राजसमंद और पाली। लगभग 100 स्टेक होल्डर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो क्वेश्चन पूछा जाए हाल ही में राष्ट्रीय बांस मिशन पर राज्य स्तरीय सेमिनार में किन किन जिलों को सम्मिलित किया गया, तो ये 12 जिले जिसका आयोजन राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान जयपुर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, नेशनल क्रिएटिव आर्ट फेस्ट कारी 2026 इसका आयोजन किया गया है। नेशनल क्रिएटिव आर्ट फेस्ट है, इसका नाम है नेशनल क्रिएटिव आर्ट फेस्ट कारी, इसका नाम है 2026 का आयोजन किया गया। मालवीय औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT जयपुर में आयोजन किया गया। किसने, MNIT और MIT ADT यूनिवर्सिटी पुणे की यूनिवर्सिटी है, MIT ADT यूनिवर्सिटी, इन दोनों के सहयोग से आर्ट एग्जीबिशन का प्रयोग किया आयोजन किया गया है MNIT के BLTC सेंटर में। उद्घाटन किया है पंडित बिस्व मोहन भट्ट ने, ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना है कि नेशनल क्रिएटिव आर्ट फेस्ट कारी 2026 का आयोजन जयपुर MNIT में किया गया जिसका उद्घाटन पंडित बिस्व मोहन भट्ट ने किया, जिसको पद्म भूषण और ग्रैमी अवार्ड विजेता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बार इस पॉइंट को जरूर डिस्कस करें, ये पॉइंट हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिएगा, आपड़ो खेत आपड़ी खाद अभियान सरकार का एक प्रोग्राम है, आपड़ो खेत आपड़ी खाद अभियान। उद्देश्य पर्पज क्लियर है कि जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका उपयोग किया जाता है उनके उपयोग को कम करना है, फर्टिलाइजर्स बायो फर्टिलाइजर्स का उपयोग को बढ़ाना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना है, किसानों को ग्राम 2026 पंजीकरण के लिए जागरूक करना है। आप देख रहे हैं एग्रीटेक मिशन ग्राम 2026 का आयोजन 23 से 25 मई 2026 को किया जाएगा। इसके लिए सरकार का एक प्रयास है आप लोग के आपड़ी खाद अभियान, इसमें पंजीकरण के लिए जागरूकता करनी है। इसके अलावा 15 दिवसीय एक रथ कार्यक्रम भी चलाया गया है जिसके तहत नई दिल्ली और बेंगलुरु में आपके कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं और प्रायोगिक प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें कुछ टर्म है, जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, पंचगव्य, वर्मी कंपोस्ट और उन्नत कंपोस्ट निर्माण की जो तकनीक है इनके बारे में इनमें कुछ प्रायोगिक तौर पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो ये अभियान हमें याद रखना है कि आपड़ो खेत आपड़ी खाद अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है, 6 से 30 अप्रैल तक, 6 से 30 अप्रैल तक ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा आपड़ो खेत आपड़ी खाद अभियान। चलेगा, धरती माता बचाओ अभियान, सेम बात, उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना है, फर्टिलाइजर्स की कालाबाजारी को रोकना, किसानों को जैविक खेती के लिए जागरूकता, ग्राम पंचायतों में किसान गोष्ठियों का आयोजन करना है, धरती माता बचाओ अभियान। चलिएगा, खुशीराम चौधरी हैं, वीरता पदक से इनको सम्मानित किया गया है। खुशीराम चौधरी, इनका संबंध है खलीलपुर पापड़ान टोंक से, वीरता पदक से सम्मानित क्यों किया गया है,
क्योंकि इन्होंने 2017 से 2022 के दौरान जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान लगभग 22 सैन्य ऑपरेशनों में कई आतंकियों को मार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए खुशीराम चौधरी, जिनको हाल ही में वीरता पदक से सम्मानित किया गया है, जो कि खलीलपुर पापड़ान टोंक से इनका संबंध है। खलीलपुर पापड़ान टोंक से संबंधित है खुशीराम चौधरी, जिनको वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। चलिएगा, राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया है। ठीक है, राजस्थान पुलिस अकादमी आरपीएस जयपुर में 77वां स्थापना दिवस था। इंपॉर्टेंट बात क्या है, एसआई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना है, राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया है। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक प्राप्त अधिकारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ, विपिन कुमार पांडे, इनको सम्मानित किया गया है। किससे? मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक प्राप्त अधिकारी हैं, जिसमें इन लोगों को सम्मानित किया गया है। एक बार देख लें, 6 अधिकारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक से प्रदान किया गया है। इनमें नाम है आपका बीजू जॉर्ज जोसेफ, विपिन कुमार पांडे, अनिल कुमार, सीताराम भाकल, गिरधारी लाल शर्मा, गोविंद राम। इतना हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। फिर भी हमें याद रखना है, राजस्थान पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 77वां स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिएगा, राजस्थान सामलात अधिवेशन नाम से देख लीजिए। राजस्थान का सामलात अधिवेशन है 15 से 16 अप्रैल 2026 को आयोजन किया गया। कहां? इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान आईजीपीआर में आयोजन किया गया। थीम थी शेपिंग अवर प्रॉस्पेरिटी विद कॉमन्स, मतलब साझा संसाधनों के साथ, साझा संसाधनों का उपयोग करके हमारी समृद्धि का मानचित्रीकरण करना है, इसलिए ये सामलात वर्ड है। सामलात का मतलब साझा संसाधनों का उपयोग करना है, हमारी समृद्धि का मानचित्रीकरण करना है। शेपिंग अवर प्रॉस्पेरिटी विद कॉमन्स, साझा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और इनका प्रभावी प्रबंधन करना। कैसे? जैसे संसाधन कौन से हैं? चारागाह, जल स्रोत हैं, वन हैं, वेटलैंड हैं, ये सभी क्या हैं? साझा संसाधन हैं, जिनका हमें संरक्षण करना है। ठीक है, चलिएगा। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना आरटीओ कोटा है, और यहाँ से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई थर्ड पार्टी क्वालिटी इंश्योरेंस टीपीक्यूए की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो हमें पता है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना विकसित की जा रही है कोटा में, और इसके लिए जो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा को ये जिम्मेदारी दी है। किसने? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई ने। किसकी? क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी चेक की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें निर्माण सामग्री का निरीक्षण करना है, कार्य निष्पादन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना है, डिजाइन मानकों की जांच करनी है, सुरक्षा मानकों का निरीक्षण और रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। ठीक है, चलिए, तो लगभग काफी करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस किया है आज की क्लास में, और जो भी रिमेनिंग पार्ट है राजस्थान करंट अफेयर्स अप्रैल 2026 का, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ में अगली जो क्लास होगी उसमें संपूर्ण राजस्थान के करंट अफेयर्स को एक साथ अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ समाप्त करेंगे। धन्यवाद।